नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत सारी खबरें हैं। आज पश्चिम एशिया में छिड़े भीषण युद्ध के 27 दिन बाद भी तेहरान से लेकर तेल अवीव तक बारूदी विनाश जारी है। इसमें अब धमकियों वाले नए चैप्टर जुड़ गए। ईरान ने अमेरिका को बड़ी चोट पहुंचाई है। F-35 के बाद ईरान ने अब अमेरिका के F-18 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया है। ईरान के इस वीडियो सबूत का सच आपको बताएंगे। तो दुनिया भर में बैन क्लस्टर बम भीषण तबाही मचा रहा है, जिसके आगे इजराइल के शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो रहे हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि अमेरिका ईरान के खर्ग आइलैंड पर कमांडो ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। जवाब ईरान ने बारूदी सुरंग का जाल बिछाया। अब क्या हो सकता है, यह जानना जरूरी है। और फिक्र में बात ईरान के उन दो दोस्तों की भी होगी जो अमेरिका इजराइल की बारूदी तैयारी के खिलाफ ईरान से यारी दिखा रहे हैं। यह भी जानेंगे कि युद्ध की वजह से तेल और गैस संकट से निपटने के लिए सरकार का प्लान भी क्या है। पिछले 27 दिनों से चल रही जंग में अमेरिका ने खुद के नुकसान के बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी है। ट्रंप हर रोज अपनी तारीफ करते हैं, हर रोज कहते हैं कि हम युद्ध जीत रहे हैं, हर रोज कहते हैं कि हमने नेवी खत्म कर दी, आर्मी खत्म कर दी, एयरफोर्स खत्म कर दी ईरान की। और अमेरिका अपने नुकसान के वीडियो सबूत को भी नकार रहा है। आज सबसे पहले एक ऐसे ही सबूत की हम बात करते हैं जो ईरान ने दिखाया। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका के ताकतवर F-18 फाइटर जेट को मार गिराया। ईरान ने वीडियो जारी किया है। इसमें आसमान में उड़ते अमेरिकी F-18 फाइटर जेट से थोड़ी ही देर में एक मिसाइल टकराती है। ध्यान से देखिएगा यहां पर। और वो जेट क्रैश होते हुए नीचे की तरफ जाता दिखाई देता है। ये भी देखिए आप। कहा जा रहा है कि ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से अमेरिका के F-18 फाइटर जेट को टारगेट किया। हालांकि अमेरिका ने ईरान के इस दावे को बेबुनियाद बताया। अमेरिका के सेंट्रल कमांड की तरफ से बयान जारी करके बताया गया है कि जिस वीडियो को अमेरिकी F-18 फाइटर जेट के क्रैश होने का बताया जा रहा है वो फर्जी है। अमेरिका का कोई भी F-18 फाइटर जेट क्रैश नहीं हुआ है और ना ही अमेरिका का कोई फाइटर पायलट लापता है। यह पहला मौका नहीं है जब अपने नुकसान को छिपाने के लिए अमेरिका इस तरह की बातें कर रहा हो। ईरान अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के कई बड़े दावे किए जा चुके हैं, लेकिन हर बार अमेरिकी सेना कोई ना कोई बहाना बना ही लेती है। आपको याद होगा कि 2 हफ्ते में कतर में 2 हफ्ते पहले कतर में अमेरिका के 3 फाइटर जेट गिरे थे। ईरान का दावा था कि ये तीनों लड़ाकू विमान उसने मार गिराए। ट्रंप का कहना था कि ये फ्रेंडली फाइट में गिरे, यानी कतर ने गलती से उनके विमान गिरा दिए। इससे पहले अमेरिका का KC-135 एयर रिफ्यूलिंग विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसे ईरान ने मार गिराने का दावा किया। उस पर अमेरिका ने कहा कि वो तकनीकी खराबी की वजह से हादसे का शिकार हुआ। ईरान 2 बार दावा कर चुका है कि वो अमेरिका के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन को टारगेट कर चुका है, हिट कर चुका है, लेकिन अमेरिका का कहना है कि उनका एयरक्राफ्ट कैरियर एकदम महफूज है। हालांकि पश्चिमी मीडिया के हवाले से ऐसी भी खबरें आई थी कि अमेरिका ने USS लिंकन को ओमान की खाड़ी में उस जगह से 1100 से 1400 किलोमीटर दूर खड़ा कर दिया है जहां वो इस जंग की शुरुआत में तैनात था। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका जो कह रहा है उस पर आंख मूंदकर भरोसा कर लिया जाए। युद्ध कई तरीकों से लड़ा जाता है, उसमें प्रोपेगेंडा वॉर भी एक अहम पार्ट है। लेकिन सत्य और तथ्य यही है कि इस जंग में अब तक अमेरिका के 18 एयरक्राफ्ट नष्ट हो चुके हैं। लगभग 12 MQ-9 रीपर ड्रोन भी शिकार हो चुके हैं। इसके अलावा एक F-35 को नुकसान पहुंचा है, लेकिन दावा है कि वह इमरजेंसी लैंडिंग करने में कामयाब रहा। ईरान का दावा है कि उसने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए पिछले 27 दिनों में अमेरिका को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है, जबकि अमेरिका अपने नुकसान पर तकनीकी कारणों का पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको दोनों पर्सपेक्टिव से बताता हूं। USS जेरार्ड फोर्ड जो है, जो कि अब युद्ध से गायब हो चुका है, कहा जा रहा है कि उसके लॉन्ड्री रूम में आग लग गई थी, इसलिए वो चला गया है, वापस अमेरिका पहुंच रहा है और अब 14 महीने लगेंगे रिपेयर होने में। लेकिन ईरान की तरफ से दावा किया जाता है कि उसके अंडर सी ड्रोन्स ने उसके बेस वाले इलाके में हिट किया जहां पर हो सकता है लॉन्ड्री रूम। अलग अलग दावे। अमेरिका दावा कर रहा है कि ईरान अब तक किसी भी अमेरिकी फाइटर जेट को सीधे मार गिराने में सफल नहीं हुआ है। तो फिर जिस F-18 फाइटर जेट को गिराने का वीडियो ईरान ने पूरी दुनिया में वायरल कर दिया है, वो ट्रंप और उनकी आर्मी के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि F-18 कोई साधारण फाइटर जेट नहीं है, बल्कि अमेरिकी नौसेना का एक ताकतवर मल्टी रोल प्लेटफॉर्म। इसकी रफ्तार मैक 1.8 तक जाती है, यानी करीब 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और एक बार में 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें आधुनिक मिसाइल सिस्टम और लेजर गाइडेड बम लगे हुए।
इसके अलावा F-18 फाइटर जेट एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने की क्षमता भी रखता है। अगर अमेरिका का इतना ताकतवर जेट गिरेगा तो वो आसानी से इस बात को कभी नहीं मानेगा, क्योंकि इस तरह की घटनाएं सिर्फ सामरिक नुकसान नहीं होती हैं, बल्कि किसी भी देश की समुद्री ताकत और उसकी एयर सुपीरियरिटी पर भी सीधा असर डालती हैं। अब बात करते हैं ईरान के F-18 जेट को गिराने वाले वीडियो की और उसको लेकर सवाल की। ईरान ने जो वीडियो जारी किया है उस पर कई सवाल हैं। वीडियो में एक जेट को मिसाइल से हिट होते हुए और गिरते हुए दिखाया गया है। अब देखिए इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर मैं इसका ऑडियो अप करूंगा तो आपको सुनाई देगा कि इस पे जो हिट लगा है वो मिसाइल का नहीं है, बल्कि एक शोल्डर हेल्ड मिसाइल सिस्टम का। एक बात, लेकिन पहली बात, इसमें जेट की पहचान साफ नहीं है, ध्यान से देखिए। लोकेशन की भी पुष्टि नहीं है और टाइम स्टैम्प जैसी अहम जानकारी भी गायब। कुछ रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि वीडियो पुराना हो सकता है, जिसे एडिट करके पेश किया गया। पिछले 27 दिनों से चल रही है जंग अब सिर्फ मिसाइल और लड़ाकू विमानों तक सीमित नहीं है। ये अब नैरेटिव की जंग बन चुकी है। दोनों पक्ष दुनिया को अपनी जीत की कहानी सुनाना चाहते हैं। ईरान अपने दावों के जरिए दिखाना चाहता है कि वो अमेरिका जैसे सुपर पावर को चुनौती देने की ताकत रखता है, जबकि अमेरिका अपने नुकसान को छिपाकर अपनी सैन्य ताकत को दुनिया के सामने अजेय साबित करना चाहता है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान के ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन हमलों ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। इस इलाके में अमेरिका के 13 सैन्य ठिकाने मौजूद हैं, जिनमें से कई बेस अब रहने लायक भी नहीं बचे। लगातार हो रहे हमलों ने इन ठिकानों में सैनिकों के लिए हालात चुनौतीपूर्ण होते जा रहे हैं। पश्चिम एशिया में छिड़े इस युद्ध में एक ऐसे घातक हथियार का इस्तेमाल हो रहा है जिस पर 100 से ज्यादा देश बैन लगा चुके हैं। इस हथियार को इंटरसेप्ट कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। इजराइल के आसमान में इन दिनों क्लस्टर वॉरफेयर हो रहा है। यह इजराइल के आधुनिक और शक्तिशाली एयर डिफेंस के लिए एक जाल है। जब ईरान से मिसाइल लॉन्च होती है, इजरायली रेडार उसे सिर्फ एक ही टारगेट समझता है। इजराइल के हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम यानी एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, या फिर आयरन डोम, या फिर डेविड स्लिंग, या फिर पेट्रियट, या फिर थार्ड, ये सभी एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त इजराइल में है। ये सारे एयर डिफेंस सिस्टम तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स को लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में, लेकिन 23,000 फीट की ऊंचाई पर अचानक सब कुछ बदल जाता है। मिसाइल अचानक आसमान में एक्सप्लोड होता है और उसके अंदर से लगभग 80 से ज्यादा छोटे छोटे बॉम्ब्स एक्सप्लोड होने शुरू हो जाते हैं और पूरे आसमान में फैल जाते हैं। यानी एयर डिफेंस अलग अलग दिशाओं में फैले दर्जनों बॉम्बर्स को इंटरसेप्ट करने में कंफ्यूज और एंगेज हो जाता है। यह एक तरह से आसमान में छोटी छोटी मिसाइलों का जाल है जो दुश्मन के लिए काल साबित होता है। और इसमें भी सबसे लीथल बात जानते हैं आप क्या है? आसमान में क्लस्टर बम फट रहे हैं, जैसे ये फट रहे हैं, और इसी के बीच में एक हाइपरसोनिक मिसाइल अगर आए और अटैक करे, सोचिए जरा, ऐसा हो रहा है। और ईरान के इस क्लस्टर बम के आगे इजराइल के बड़े बड़े एयर डिफेंस पूरी तरह बेदम नजर आ रहे हैं। और इस क्लस्टर बम की क्या खासियत और कैसे ईरान ने इसे इजराइल में भीषण तबाही मचाई, आपको इस रिपोर्ट को देखना चाहिए। आपके लिए जानना जरूरी है कि 20 से ज्यादा देशों ने 35 से ज्यादा देशों पर क्लस्टर बम से हमला किया है। इस बम ने दशकों तक आम नागरिकों, खासकर बच्चों की जिंदगियां ली हैं। बच्चों की जिंदगियां क्यों ली हैं? क्योंकि आपको बताना जरूरी है। देखिए, जब ये बॉम्ब आसमान में फटता है तो इसमें से कई बॉम्बलेट्स ऐसे होते हैं जो जमीन पर गिर जाते हैं और वो कई बार माइंस की तरह काम करते हैं। अगर उन पर किसी का पैर पड़ा या किसी ने छुआ तो वो एक्सप्लोड कर जाते हैं। कई बार वो गोलीनुमा शेप में होते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई गेंद है या कोई ऐसी चीज है, और बच्चे कंफ्यूज करके उनको टच करते हैं। इसीलिए इसको बहुत लीथल माना जाता है। दुनिया भर में इनके इस्तेमाल की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध से हुई, फिर वियतनाम, लेबनान, इराक, अफगानिस्तान, सूडान, यमन, रूस, यूक्रेन और अब ईरान युद्ध में भी इनका इस्तेमाल हो रहा है। कब कब क्लस्टर बमों से दुनिया के देशों में विनाश हुआ, इसकी एक क्रोनोलॉजी देखते हैं। 1943 द्वितीय विश्व युद्ध, सोवियत संघ ने जर्मनी पर क्लस्टर बम गिराए थे। इसी युद्ध में जर्मनी ने ब्रिटेन पर 1000 बटरफ्लाई बॉम्ब्स गिराए थे। 1960 और 70 के बीच अमेरिका ने वियतनाम, लाओस और कंबोडिया पर क्लस्टर बम गिराए। 1973 में इजराइल ने मिस्र और सीरिया पर क्लस्टर बम बरसाए थे। 1975 से 1988 के बीच मोरक्को ने वेस्टर्न सहारा में क्लस्टर बम इस्तेमाल किया। 1978 से 2025 के बीच इजराइल ने लेबनान पर क्लस्टर बम गिराए।
1979 से 1989 के बीच सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में क्लस्टर बम इस्तेमाल किया। 1982 में ब्रिटेन ने अर्जेंटीना के खिलाफ क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया। 1991 में गल्फ वॉर के समय तो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने इराक और कुवैत पर 61,000 क्लस्टर बम गिराए थे। बैन के बावजूद आधुनिक युद्ध में क्लस्टर बम बड़ा विनाशकारी हथियार बन जाता है। और सोचिए जरा, इतना सब कुछ होने के बाद भी यूक्रेन के युद्ध में इसका इस्तेमाल हो रहा है और अब इजराइल के खिलाफ ईरान खुलकर इसका इस्तेमाल कर रहा है। ईरान युद्ध लंबा खिंचता देख अमेरिका अंतिम प्रहार के विकल्पों पर विचार कर रहा है। वो फाइनल ऑपरेशन की तैयारी में। खबरों के मुताबिक एक ऐसा कमांडो ऑपरेशन होगा जिसमें एक साथ ईरान के कई ठिकानों को टारगेट किया जा सकता है। जल, थल और नभ के जरिए अहम ठिकानों पर विध्वंसक अटैक किए जा सकते हैं। इन्हीं में एक टारगेट है खर्ग द्वीप, ईरान की वो कमजोर नस जिसे दबाने के लिए अमेरिका ने सीक्रेट प्लान तैयार किया है। ईरानी संसद के स्पीकर ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि दुश्मन उनके एक द्वीप पर कब्जे की तैयारी कर रहा है। इसका आधार उन्होंने खुफिया रिपोर्ट्स को बताया। चेतावनी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो ईरान भी किसी को नहीं छोड़ेगा। तो अब सवाल है कि अगर खर्ग द्वीप पर अटैक हुआ तो ईरान क्या करेगा? अमेरिका और इजराइल जैसी शक्ति को कैसे जवाब देगा? खर्ग में ईरान की कैसा किलाबंदी है, क्या तैयारी है? देखिए, अब ध्यान से देखिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आइलैंड के चारों ओर अमेरिकी सेना के लिए ईरान जाल बिछा रहा है। इनमें एंटी पर्सनल और एंटी आर्मर बारूदी सुरंगें शामिल हैं। ये बारूदी सुरंगें समुद्र तटों पर भी बिछाई गई हैं जहां ग्राउंड ऑपरेशन की सूरत में अमेरिकी कमांडो उतर सकते हैं। इसके अलावा कंधे से दागी जाने वाली मैन पैड्स और सतह से हवा में मार कर अतिरिक्त गाइडेड मिसाइल सिस्टम और ड्रोन तैनात किए गए हैं। हाल ही की रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने खर्ग द्वीप पर कब्जे और ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अपनी सैन्य तैयारियों को तेज किया है। अतिरिक्त फोर्स के साथ एयर डिफेंस सिस्टम का घेरा बनाया जा रहा है। इस मिशन में अमेरिकी एलीट कमांडो यूनिट को भी जोड़ा गया है जिन्हें जमीन पर लड़ाई के लिए स्पेशल ट्रेनिंग है। सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का फोकस अचानक खर्ग पर क्यों शिफ्ट हो गया? आखिर क्यों इसे तेहरान की लाइफलाइन कहा जाता है? ऐसे कई सवालों का जवाब देती है हमारी रिपोर्ट देखें। ईरान के 90% कच्चे तेल का निर्यात इसी खर्ग आइलैंड से होता है। इसीलिए इसे ईरान की तेल वाली अर्थव्यवस्था की धुरी कहा जाता है। यहाँ गहरे पानी का बंदरगाह है जो बड़े तेल टैंकरों को ऑपरेट करने के लिए अच्छा माना जाता है। बुशहर प्रांत में आने वाले इस द्वीप की लंबाई लगभग 8 किलोमीटर और चौड़ाई 4 से 5 किलोमीटर है। खर्ग द्वीप ईरान की मुख्य भूमि से लगभग 25 से 28 किलोमीटर दूर स्थित है। खर्ग वो अहम ठिकाना है जहां 200 से 300 लाख बैरल कच्चा तेल भंडार करने की क्षमता है। यहाँ से रोजाना लगभग 70 लाख बैरल तेल की लोडिंग मुमकिन है। तेल की वैश्विक आपूर्ति का 2 से 3% हिस्सा इसी द्वीप से निकलता है। कहा जा रहा है कि घर पर अगर ट्रंप ने बमबारी की तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी भड़क सकते हैं। हालांकि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दें कि शी जिनपिंग से ट्रंप की मुलाकात 14 और 15 मई को है। ट्रंप चाहेंगे कि उसके पहले उनके पास पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ आ जाए ईरान युद्ध में, क्योंकि इस विषय पर भी वो चीन से बार्गेन करना चाहेंगे। ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन है। ईरान से कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा चीन भेजा जाता है और ईरानी तेल की सप्लाई में खर्ग आइलैंड की सबसे बड़ी भूमिका है। खर्ग के रास्ते ही चीन को सबसे सस्ता तेल मिलता है। अगर खर्ग बंद या बर्बाद हुआ तो चीन की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। तो क्या ऐसा होने पर इस युद्ध में चीन की सीधे एंट्री भी हो सकती है? ध्यान से देखिएगा। पश्चिम एशिया की जंग अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां से शांति का रास्ता काफी दूर नजर आता है। इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमले कर रहे हैं तो ईरान भी पूरी ताकत से उनके सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले कर रहा है। हर नए दिन के साथ ये जंग ज्यादा खतरनाक बनती जा रही है। साथ ही दोनों तरफ से दागी जा रही जुबानी मिसाइलें भी आग में घी का काम कर रही हैं। आज हमने जंग के 27वें दिन की एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें आपको घातक ड्रोन्स, मिसाइल और फाइटर जेट्स के अलावा दोनों तरफ की जुबानी बमबारी भी देखने को मिलेगी। इस युद्ध में जो नेता सुबह सीजफायर की बात कर रहे होते हैं, शाम होते होते वो घातक मिसाइल और बमों को दागने का शोर मचाने लगते हैं। हर दिन इस जंग में दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है, बयानों की बमबारी हो रही है। इस बयानबाजी के बीच अमेरिका और इजराइल ने शांति वार्ता की संभावनाओं को देखते हुए ईरान के 2 टॉप लीडर्स को अपनी टारगेट लिस्ट से फिलहाल हटा दिया। यह गौर करने वाली खबर है। सोचिए, अगर वर्ल्ड लीडर्स को कोई दूसरे मुल्क खत्म करना शुरू कर दें, और यह ट्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप ने वेनेजुएला से शुरू किया है, तो इसके बहुत अलग अलग मायने आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं।
वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची को अगले 4 से 5 दिनों के लिए अमेरिका और इजराइल ने अपनी हिट लिस्ट से बाहर कर दिया। अब अगले 4 से 5 दिनों का क्या कुछ होगा, क्या कुछ बदलेगा, यह देखना दिलचस्प है। लेकिन इस युद्ध में अमेरिका की तरफ से हो रही बयानबाजी कई बार काफी फिल्मी लगती है, क्योंकि 1 हफ्ते पहले वो दावा कर चुका था कि वो जंग जीत रहे हैं। अब कह रहे हैं कि ऐसा हमला करेंगे कि ईरान याद करेगा। पश्चिम एशिया के लगभग सभी देश ईरान के खिलाफ हैं, लेकिन जब ईरान पर युद्ध का दबाव है, जब अमेरिका और इजराइल के हमलों से ने उसे घेर रखा है, तब उसके 2 पुराने साथी रूस और चीन खुलकर मैदान में उतर आए। ये सिर्फ कूटनीति नहीं है, दोस्ती की वो परिभाषा है जो किताबों में पढ़ाई जाती है। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, यानी भीषण युद्ध के बीच दोस्ती वाला सीन दिखाई दे रहा है। होल्ड इट, ये वही ईरान है, सोचिए, थिंक अबाउट इट। ये वही ईरान है जिसके ऊपर रूस ने हमला किया था कई साल पहले। ये वही ईरान है जिसको रूस अपना हिस्सा बनाना चाहता था। ये वही ईरान है जिसके कई हिस्से रूस ने अपने मुल्क में मिला लिए थे। सोचिए, लेकिन आज तस्वीर बदल गई। ईरान आज जिस दौर से गुजर रहा है वो उसके लिए अस्तित्व की लड़ाई जैसा है। ऐसे समय में रूस का आगे आकर सैन्य मदद देना, ड्रोन तकनीक और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराना, यह दिखाता है कि यूक्रेन से युद्ध में ईरान ने जो रूस की मदद की, वही मदद रूस भी ईरान की इस युद्ध में कर रहा है। तो वहीं चीन, जो अक्सर सीधे टकराव से बचता है, वो भी पीछे नहीं है। आर्थिक सहारा देना, व्यापारिक रास्ते खुले रखना, चुपके से हथियारों की सप्लाई करना और वैश्विक मंचों पर ईरान के लिए संतुलन बनाना, यह सब किसी चुपचाप निभाई जा रही दोस्ती का एक उदाहरण है। पश्चिमी खुफिया रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि रूस और ईरान के बीच एक गुप्त समझौता हुआ है, एक ऐसा समझौता जो पश्चिम एशिया में चल रहे भीषण संघर्ष का रुख बदल सकता है। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा दावा किया है। उसके मुताबिक जंग के बीच रूस ने ईरान को एडवांस ड्रोन सप्लाई किए हैं। ईरान को रूस से इंटेलिजेंस मदद भी मिली है। रूस लगातार ईरान को सैटेलाइट इमेज दे रहा है। ईरान को रूस से जहाजों, विमानों और सैनिकों का डेटा मिल रहा है। रूस ने शाहिद ड्रोन के डिजाइन, इंजन, नेविगेशन में सुधार कर सौंपे। ईरान को दिए गए ड्रोन में एंटी जैमिंग क्षमताएं भी हैं। रूस ने ईरान को जेरान 2 जैसे मॉडल भी सौंपे। पिछले वर्ष दोनों देशों में 500 लॉन्च यूनिट, 2500 मिसाइलों की डील और रूस से ईरान को अमेरिका और इजरायली ठिकानों की सटीक जानकारी मिल रही है। रूस से खाद्य सामग्री, दवाइयों की बड़ी खेप भी ईरान पहुंच रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान को रूस की तरफ से सौंपे गए ड्रोन्स न सिर्फ लंबी दूरी तय कर सकते हैं, बल्कि दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में भी सक्षम है। यानी साफ है, रूस सिर्फ सपोर्ट नहीं कर रहा है, बल्कि ईरान की सैन्य क्षमता को अपग्रेड कर रहा है। इस सब के बीच में एक बड़ी बात यह है कि चाइना को ईरान से बहुत मदद मिलती आ रही है, बहुत ज्यादा, इन टर्म्स ऑफ ऑयल। और अब सवाल उठता है कि इस युद्ध में चीन कहां है। चीन खुलकर युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन ईरान को आर्थिक राहत देने में लगा है। प्रतिबंधों के बावजूद तेल खरीदकर ईरान की अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहा है। होल्ड इट, यहां पर आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। चीन ने युद्ध शुरू होने से पहले बहुत सारे टैंकर्स ईरान से तेजी से मंगवा लिए थे, क्योंकि उसको पता था युद्ध होने वाला, पूरी दुनिया को पता था। और सारे ट्रांजैक्शंस वुहान में किए जा रहे हैं, और यही ईरान भी चाहता है, पूरी दुनिया से भी। खैर, अटलांटिक काउंसिल ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा दावा किया। इसके मुताबिक जंग के दौरान भी ईरान को चीन से रॉकेट फ्यूल की सप्लाई हो रही है, गुपचुप तरीके से। चीन पर ईरान को डुअल यूज मटेरियल की सप्लाई के आरोप लगे। ईरानी शैडो नेटवर्क और इंटरमीडिएरी से केमिकल की खरीद हो रही है। रॉकेट फ्यूल और मिसाइल सिस्टम में केमिकल का इस्तेमाल होता है। चीन के से कई देशों के जरिए सप्लाई होने से ट्रैकिंग मुश्किल होती है। सैंक्शंस के बावजूद सप्लाई चेन में गैप का फायदा उठा रहा है ईरान। मिसाइल प्रोडक्शन के लिए केमिकल सप्लाई पर निर्भर है ईरान। यानी हम कह सकते हैं कि रूस की सैन्य ताकत, चीन से रॉकेट फ्यूल, आर्थिक समर्थन और ईरान की जिद, ये तीनों मिलकर एक ऐसा अलायंस बना रहे हैं जो ट्रंप और नेतन्याहू के बारूदी इरादों पर बहुत बहुत बड़ा फर्क डाल सकते हैं। वैसे चीन के नाम से एक और खबर ट्रेंड कर रही है, जिसका कनेक्शन ईरान युद्ध से ही जुड़ा है। मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि मई में ईरान युद्ध पर फुल स्टॉप लग सकता है। इसका एक मतलब यह भी है कि जंग खत्म होने में करीब 1.5 महीने और लग सकते हैं, और तब तक इसका ग्लोबल असर दुनिया को झेलना होगा। अभी ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है।
असल में मई के महीने में डोनाल्ड ट्रंप चीन जाने वाले हैं और जहां वो शी जिनपिंग से मिलेंगे, इसी आधार पर ये खबरें चल रही हैं कि शायद वहां कोई बात बन जाए। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि ईरान और चीन के मधुर संबंध हैं जिसे ट्रंप कैश करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, पश्चिमी मीडिया में इस तरह की खबरें आई थी कि मौजूदा जंग में ईरान को चीन का काफी साथ मिल रहा है, तो चीन ये कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका ईरान को पूरी तरह तबाह करे और वहां अपना शासन चलाए। ईरान के पास चीन के एयर डिफेंस सिस्टम भी हैं और कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि वो सिस्टम अमेरिका और इजराइल के हथियारों के आगे ज्यादा काम नहीं कर पाए। एक तरफ चीन हथियारों से ईरान की मदद कर रहा है और दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने का प्लान फिक्स हो गया है। ऐसे में कुछ रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये मुलाकात तभी संभव है जब बैकडोर से ट्रंप जिनपिंग को यह आश्वासन दे कि अब वो इस लड़ाई को खत्म करने वाले हैं और बदले में जिनपिंग भी ईरान की मदद ना करने का भरोसा दें। ट्रांजैक्शनल दुनिया है ना, ट्रंप तो जाने ही जाते हैं इस एटीट्यूड के लिए। खैर, अब पश्चिम एशिया में जारी युद्ध का भारत के एंगल से विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। पहले तो आपसे प्रार्थना है, प्लीज पैनिक मत करिए, जस्ट डोंट पैनिक। पैनिक से चीजें खराब होती हैं, कोई जरूरत ही नहीं है। भारत भले ही इसमें शामिल नहीं है, लेकिन इसका असर यहां जरूर होगा। असर इसलिए क्योंकि भारत खाड़ी देशों से बड़े पैमाने पर गैस और कच्चा तेल आयात करता है। इट इज गोइंग टू अफेक्ट अस एवरीबॉडी, नो प्रॉब्लम्स। लेकिन होर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से भारत में गैस के आयात पर असर पड़ा है। हालांकि आज ही ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत समेत कुछ मित्र देशों के लिए होर्मुज़ स्ट्रेट खुला रहेगा, यानी भारत के जहाज आसानी से आ जा सकेंगे। सी दैट्स अ फैक्ट। मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए कल पीएम मोदी सभी राज्यों के सीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। शाम 6:30 बजे बैठक होगी। चुनाव वाले राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं होंगे। इस बीच सरकार ने आज एक बार फिर साफ किया है, देश में पेट्रोल, डीजल, गैस की कोई कमी नहीं है। सरकार ने लोगों से पैनिक बाइंग नहीं करने की अपील की है। यह हम भी कहेंगे, प्लीज पैनिक में मत आइए। जो भी है आप कंट्रोल कर सकते हैं, पैनिक मत करिए बस। सरकार ने यह भी कहा है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, लेकिन लोग मानने को कहां तैयार हैं। पैनिक बाइंग हो रही है। देश में कई जगहों पर पेट्रोल और डीजल के लिए पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें दिखी। एक बार देखिए सरकार की अपील का क्या असर है और लोग क्या कर रहे हैं। फिर आपको बताएंगे एलपीजी वाले संकट से निकलने के लिए सरकार ने पीएनजी वाला क्या फॉर्मूला अपनाया। इस समय हम दादर में खड़े हैं और दादर इलाके में ये टिफिन की संख्या काफी कम हो चुकी है। वजह है कि एलपीजी ना होने से मेस कम हो चुकी है, मेस बंद हो चुकी है, वहां से टिफिन नहीं आ रहे हैं। फिलहाल जो गैस की दिक्कत है 5 से 10% हमारे बिजनेस के ऊपर इफेक्ट हुआ है और बहुत सारे जो मेस वाले हमारे जो बंदे हैं उनको बहुत सारी दिक्कत आ रही है। मुंबई में लगातार गैस की किल्लतें जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन आपको इसी प्रकार की भीड़ जो है अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है। कितने बजे आए सुबह? सुबह 5 बजे आए। 5 बजे से आए हैं। कल हमको टोकन दिया था परसों के दिन, आज बुलाया था 2 बजे तक। कितने दिन से परेशान है सिलेंडर के लिए? अभी हो गया 1 हफ्ता हो गया। टोकन के लिए एक दिन पहले नंबर लगाए थे, 6 बजे आके तो 3:30 बजे टोकन मिला था और आज बुलाए थे तो आज भी 6 बजे आए हैं, अभी तक लाइन में। 1.5-2 घंटे लाइन में खड़े रहे, मतलब क्या पेट्रोल परेशान हो गया। 3 गाड़ियाँ 3 गाड़ियों में पेट्रोल नहीं है, टंकी अलग खत्म हो गई घर में। पर्याप्त तो मिलना चाहिए ना। जिन इलाकों में पीएनजी है उन लोगों को पीएनजी लेना अब अनिवार्य हो गया है। जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको मिल नहीं रहा है और सरकार कह रही है जिन सबको अप्लाई करना पड़ेगा जिनके एरिया में ऑलरेडी पीएनजी कनेक्शन है। हमारे यहाँ पे अभी तक पाइपलाइन नहीं आया है। मैं तो कहूँगा पूरी सब जगह के लिए इस वक्त पीएनजी एक तरह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। लेकिन क्या किया गया, फार्म भरवाए हुए 2-2 साल हो गए हैं, 1.5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक सभी को नहीं मिला है। गैस संकट से निपटने के लिए सरकार पीएनजी और एलपीजी का विकल्प बनाना चाहती है। पीएनजी को एलपीजी का विकल्प बनाना चाहती है। स्टैंड करेक्टेड। केंद्र ने कहा है कि देश के वैसे इलाके जहां पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी का कनेक्शन उपलब्ध है वहां के लोग 3 महीने के अंदर एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट हो जाएं। ऐसा नहीं करने पर उनकी एलपीजी की सप्लाई बंद की जा सकती है। इस बारे में सरकार नोटिफिकेशन भी जारी कर चुकी है। अब सवाल यह है कि सरकार क्यों चाहती है कि लोग एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट हो जाएं। देखिए, भारत में जो कुल खपत का 60% से ज़्यादा एलपीजी विदेशों से आयात करता है, जबकि पीएनजी का 50% से अधिक हिस्सा घरेलू उत्पादन से आता है। एलपीजी का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। अकेले कतर से
35% एलपीजी आयात होती है। नेचुरल गैस हम खाड़ी देशों के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस और मोजाम्बिक जैसे देशों से भी खरीदते हैं। वहां से गैस लाने के लिए जहाज को होर्मुज़ स्ट्रेट से नहीं गुजरना होता है। इस समय पश्चिम एशिया में जो युद्ध छिड़ा है उससे गैस के आयात में दिक्कत हो गई। पीएनजी को स्टोर करना एलपीजी के मुकाबले आसान है और ये सस्ता विकल्प भी है। इसीलिए सरकार पीएनजी को बढ़ावा दे रही है।